everyone, my name is Dharmangan Nirmal and welcome to our channel DL Classes। तो आज का हमारा टॉपिक है मोल। तो हम आज सीखेंगे कि मोल है क्या और किन चीज़ों पर अप्लाई करते हैं। तो इससे पहले मेरी 2 वीडियोस और आ चुकी है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहे तो उसे जाकर देख सकते हैं, वरना यही कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मोल होता क्या है? तो पदार्थ की मात्रा की इकाई को मोल कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ को हम मापते हैं, उसकी मात्रा कितनी है तो उसको मोल से नापते हैं। जैसे आप द्रव्यमान को नापते हो किलोग्राम में, लंबाई को नापते हो मीटर या सेंटीमीटर में, और समय को नापते हो सेकंड में। तो उसी तरह किसी भी पदार्थ की मात्रा की को नापने की इकाई को ही हम लोग मोल कहते हैं। तो मोल इज ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो किसी भी पदार्थ की मात्रा को मापते हैं उसे हम लोग मोल कहते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए आप नापते हो, जैसे कि एक किलोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। 1 मीटर इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। या जनरली सी बात बोलता हूं, 1 दर्जन बराबर आप पढ़ते हैं 1 दर्जन बराबर 12। कोई 1 दर्जन वस्तु है तो 12 वस्तु होता है। 1 कोरी बराबर होता है 20 वस्तुएं। एक कोरी वस्तु मतलब 20 वस्तुएं। तो सेम इसी प्रकार जो हमारा 1 मोल होता है उसको हम लोग कितना कहेंगे। हमारे पास क्वेश्चन आता है कि 1 मोल होगा तो उसको कैसे अंकों के रूप में हम लोग दर्शाएंगे, क्योंकि मात्रक वही होते हैं, यूनिट वही होते हैं जिसको हम लोग अंकों के रूप में दर्शा सकते हैं। तो इसको 1 मोल को कितने अंकों के रूप में दर्शाएंगे हम लोग? तो इसको हम लोग अंकों के रूप में दर्शाते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इतने में दर्शाते हैं हम लोग 6 पॉइंट। अगर 1 मोल अगर आपके पास 1 मोल पदार्थ है तो उसमें कणों की संख्या होगी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कण होंगे। यदि मैं पूछूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। सेम ईयर अगर मैं पूछूं 1 मोल अणु, तो 1 मोल अणु बराबर हो गए हमारे पास 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अणु। जैसे हम लोग किलोग्राम को नापते हैं 1000 और 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर। 1 दर्जन बराबर 12 होता है। 1 कोरी बराबर 20 होता है। सेम हियर 1 मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कण। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर फिर वही होगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल अणु बराबर हमारे पास आते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अणु। सेम अगर मैं पूछूं 1 मोल परमाणु, तो 1 मोल परमाणु मतलब हमारे पास फिर वही आ जाएगा 1 मोल परमाणु बराबर फिर यही सेम ईयर। तो इस प्रकार से हमें पता चल जाता है कि जो मोल है उसको हम लोग कणों की संख्या के रूप में दर्शाते हैं। और यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इसके ऊपर 10 की पावर 23 लगे, मतलब 6.023 इसके बाद और 23 टाइम्स 0 लगाना पड़ेगा। मतलब अगर विश्व की जनसंख्या भी मिला देना तो भी इतने व्यक्ति नहीं हो सकते। इसलिए ये जो मोल शब्द है वो केवल और केवल पदार्थ के लिए ही सही है और किसी के लिए हम लोग लागू नहीं कर सकते। तो इतने कण होते हैं 1 मोल में। 1 मोल में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कण होते हैं। तो हमारे पास आते हैं इस प्रकार से। तो मोल को डिसाइड कैसे करेंगे? तो मोल कुछ नहीं है, मोल है कि हमारे पास कणों की संख्या को मापने की इकाई है। तो कणों की संख्या को मापने की इकाई, कणों की संख्या को मापने की इकाई को मोल कहते हैं। शॉर्ट शब्दों में को मोल कहते हैं। कणों की संख्या को मापने की इकाई को मोल कहते हैं। अब ये बात तो तय हो गया भाई कि 1 मोल में इतने कण होते हैं और इसके केवल कणों की संख्या को ही माप सकते हैं। मतलब किसी पदार्थ में अगर मैं बोलूं एक पदार्थ है, इसमें क्योंकि हम जानते हैं कि अणु परमाणु बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इस पदार्थ में अगर छोटा सा पदार्थ लें और 1 मोल पदार्थ लेते हैं तो उसमें कितने कण ऐसे छोटे छोटे कण उसमें विद्यमान हैं, तो इसको कैसे पता लगाएंगे? तो उसमें कितने छोटे छोटे कण हैं तो उसको हम लोग पता लगाते हैं 1 मोल से। 1 मोल से पता लगाते हैं किसी भी पदार्थ में कितने सारे कण हैं। सेम है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये मोल शब्द आया है तो आया कहां से होगा, और 1 मोल में इतने सारे कण हैं तो इतने सारे कण आए तो आए कैसे होंगे? तो इसके लिए हम देखते हैं एक एग्जांपल समझते हैं। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं।
एग्जाम्पल क्या हमारे पास, जैसे कि आप बाजार जाते हैं तो बाजार में आप आलू खरीदते हैं, तो अभी तो आ गए हमारे पास डिजिटल वेट मशीन, लेकिन पहले के जमाने में ये तराजू हुआ करता था। तो तराजू के यहाँ पास हम तराजू ले लेते हैं, चलो। तो अगर आप मार्केट गए तो मार्केट में मान चलो आपको आलू खरीदना है, तो यहाँ पे आलू खरीदना है, तो एक तरफ हम आलू लेते हैं, ये पूरे आलू को लेंगे, और आपको जितना लेना है खरीदना है उसको हम बट के रूप में दिखाते हैं। अगर आपको लेना है मान के चलो 1 किलो आलू लेना है, तो 1 किलो का बट यहाँ पे रखते हैं, 1 kg का बट रखते हैं, और 1 किलो आलू तोड़ लेते हैं। तो सेम हियर, अगर मुझे किसी भी पदार्थ का 1 मोल चाहिए तो मैं इस तराजू के एक सिरे में मैं उस पदार्थ को रखूंगा जिसका चाहिए मुझे। जैसे कि मुझे चाहिए H2O का चाहिए, H2O का 1 मोल चाहिए, या सोडियम का 1 मोल परमाणु चाहिए, तो मैं यहाँ सोडियम को रखूंगा, H2O को रखूंगा। चलो यहाँ पे मैंने मान चलो H2O को रख दिया, H2O को रख दिया। मुझे H2O का 1 मोल चाहिए, तो 1 मोल चाहिए के लिए मैं इधर क्या रखूं उसको नापने के लिए। जैसे कि आलू को खरीदने के लिए मैंने यहाँ पे रखा एक बट रख दिया है 1 kg का। तो इस प्रकार, तो मुझे H2O को नापने के लिए यहाँ पास कौन सा ऐसा पदार्थ रखूं, या क्या क्या ऐसा क्वांटिटी मानूं कि यहाँ पास मुझे 1 मोल H2O मिल जाए, 1 मोल H2O मिल जाए। तो इसके लिए मैं क्या रखूं यहाँ पर, तो यहीं से आती है मोल का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो मोल की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी कार्बन 12 वाला। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन के 3 समस्थानिक, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ये 3 समस्थानिक होते हैं कार्बन के। तो यहाँ पे आपको लेना है कार्बन 12 वाला। कार्बन 12 वाले के 12 ग्राम में जितने कण होते हैं, कार्बन 12 वाले के 12 ग्राम में जितने कण होते हैं, उसे हम लोग 1 मोल कहते हैं। तो अगर आपको 1 मोल H2O चाहिए तो एक तरफ 12 कार्बन 12 वाले का 12 ग्राम लेना पड़ेगा। कार्बन 12 वाले का 12 ग्राम लोगे, एक तरफ आप बट की जगह कार्बन 12 वाले का 12 ग्राम रखोगे, और एक तरफ रखो जिस पदार्थ को अपना अपना है। जैसे सोडियम का 1 मोल चाहिए, या H2O का 1 मोल चाहिए, या कोई भी पदार्थ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का भी 1 मोल चाहिए मुझे, लाइमस्टोन है उसका 1 मोल चाहिए। तो एक तरफ आप इसको कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम को रखोगे, और एक तरफ रखोगे आप कार्बन 12 के 12 ग्राम वाले को, तो इस तरह आपको 1 मोल मिल जाएगा। मतलब यहीं से मोल की हिस्ट्री है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने कणों की संख्या होती है उसे हम लोग 1 मोल कहते हैं। तो सेम में आ जाते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा कार्बन 12 के 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने कण होते हैं उसे 1 मोल कहते हैं। 1 मोल कहते हैं, मोल कहते हैं। इसे स्मॉल n से दर्शाते हैं, चलिए बात तो तय हो गई। कार्बन 12 के 12 ग्राम में सबसे पहले कार्बन होगा, और उसके कार्बन के 12 ग्राम में जितने कण होंगे उसी को हम लोग 1 मोल से डिनोट कर दिए। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने कण होते हैं उसे 1 मोल कहते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि 1 मोल में कितने कण होते हैं। तो 1 मोल में कितने कण होते हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि 1 मोल में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कण होते हैं, जिसे हम लोग एवोगैड्रो नंबर से दिखाते हैं, जिसे एवोगैड्रो संख्या कहते हैं, और इसे हम लोग दिखाते हैं एन से, एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। इसे हम लोग कहेंगे एवोगैड्रो संख्या कहेंगे। इनके सम्मान में रखा गया है 6.023 कण, जितने कण होते हैं उसको एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। तो इस टाइप से हम लोग मोल को डिफाइन कर सकते हैं, या उसका फॉर्मूला बनाना चाहे तो 2 चीजों पर बना सकते हैं। एक तो उसके भार के अनुसार, और दूसरा उसके कणों के आधार पे, कणों की संख्या। तो 2 चीजों से हम लोग मोल को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास 2 फॉर्मूले आते हैं, जितना समझे उतने से। तो हमारे पास 2 फॉर्मूले आएंगे, तो यहां पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। तो हमारे पास फॉर्मूले आते हैं, तो मोल को हम लोग मेनली डिफाइन करते हैं। मोल को इन 3 कणों के रूप में इन 3 रूपों में डिफाइन करते हैं। सबसे पहला
भार की दृष्टि से, और दूसरा आते हैं हमारा कणों की संख्या के रूप में। कणों की संख्या के रूप में हम लोग डिफाइन करते हैं। तो कणों की संख्या के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं मोल को। तो हमारे पास मोल को हम लोग किसी खाते हैं स्मॉल एन से, स्मॉल एन बराबर W/m। एक फॉर्मूला, जो W है वो ग्राम में वेट बताएगा और m जो है वो मोलर मास है, और n इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला आता है कणों की संख्या के रूप में। तो कणों की संख्या के रूप में तो नंबर ऑफ पार्टिकल, कणों की संख्या अपॉन एवोगैड्रो नंबर में 6203 इंटू 10 की पावर 23। सेम ईयर एक और आता है, एक और रूप में हम लोग मोल को डिफाइन कर सकते हैं, वो है आयतन के रूप में। तो आयतन के रूप में भी मोल को डिफाइन कर सकते हैं यदि लिया गया पदार्थ, यदि वो गैस है, क्योंकि हम लोग द्रव है और ठोस है, इसको तो हम लोग इन दोनों फॉर्मूले से काम चल सकता है, लेकिन जो गैस होता है उसके लिए हम आयतन का उपयोग करते हैं। तो n इक्वल टू उसके लिए आ जाता है आयतन V अपॉन 22.4 लीटर के रूप में रहता है। इसको हम लोग लेते हैं NTP पर लेते हैं। तो इस तरह हम लोग मोल को 3 रूपों में, भार, कणों की संख्या और आयतन, तो मैं यहाँ पे इन दोनों को डिफाइन कर चुके हैं। अब ये जो तीसरा फॉर्मूला आया है, वो तीसरा फॉर्मूला कैसे है, n इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो वो कैसे आता है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए आप चाहो तो इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा के भी देख सकते हैं, या इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को भी आप समझ सकते हैं इधर। तो मैं समझा देता हूं कैसा। बाकी ठोस और द्रव के लिए तो दोनों फॉर्मूले काम आ सकते हैं, लेकिन गैस के लिए हमें तीसरा फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसके लिए देखते हैं। मान के चलो मैं 3 कंटेनर लेता हूं, ये 3 कंटेनर लेते हैं, 3 कंटेनर लिए। अब इसके बाद इन 3 कंटेनर में मान के चलो इस कंटेनर का जो आयतन है 1 लीटर है, इस कंटेनर का 3 लीटर है, और इस कंटेनर का 5 लीटर आयतन है। 1 3 5 लीटर आयतन है। अब मैं मान के चलो इसमें कोई गैस ले रहा हूं, कोई भी गैस। तो गैस में हम लोग अणु के रूप में दिखाते हैं। तो सेम यार, इसमें जो अणु की संख्या होगी और इसमें जो अणु की संख्या होगी वो थोड़ी ज्यादा होगी 3 लीटर वाले में, क्योंकि इसका आयतन ज्यादा है। आयतन मीन्स स्थान घेरना, कि कोई अणु में कितना स्थान घेर रही है, वो कहलाती है उसकी आयतन। तो सेम यार, मैं इसमें लूंगा 3 लीटर वाले में और ज्यादा कणों की संख्या बढ़ जाएगी। तो इस तरह तो हम लोग कभी भी किसी भी कंटेनर में किसी भी गैस के कणों की संख्या तो निकाल ही नहीं सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कंटेनर में जितना आयतन लिए, कंटेनर का आयतन मतलब कंटेनर कितना अपने में गैस को रख सकता है, वो उसका आयतन कहलाता है। तो 1 लीटर वाला थोड़ा कम गैस को रखेगा, 3 लीटर वाला थोड़ा ज्यादा रखेगा, और 5 लीटर वाला और थोड़ा ज्यादा रखेगा। तो इस तरह तो हम लोग कणों की संख्या यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। अगर कणों की संख्या डिफाइन करना है तो यहाँ पे सभी का आयतन सेम लेना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं कणों की संख्या को डिफाइन या फिर किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, कणों की संख्या उसके आयतन के ऊपर। कणों की संख्या मतलब मोल, तो जो मोल है उसके आयतन पर डिपेंड कर रहा है कि कितने सारे आयतन हो। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, इनके आयतन को हम लोग एक फिक्स कर देते हैं। तो सबका आयतन फिक्स कर देते हैं। मान चलो ये 1 लीटर है तो इसका भी 1 लीटर ले लेते हैं, इसका भी 1 लीटर ले लेते हैं। तो इस तरह हम लोग आयतन को फिक्स कर लिया, V को, सभी का V फिक्स हो चुका है, सबका भी सेम है। अब यहाँ पे जितने कण होंगे, अब मैं यहाँ पर सबका आयतन सेम हो चुका है, तो सबका आयतन सेम हो चुका है, तो हम लोग इतना लेंगे सबका, तो इसमें कणों की संख्या भी सेम होगी। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, अगर आयतन को आपको इक्वल करना है सभी का, तो प्रेशर और टेम्परेचर को भी स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो ये जो आयतन आया है वो आया है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर आया है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या फिर इसी को हम लोग या नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर पर भी ले सकते हैं। तो नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर पर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर। तो इसके लिए स्टैंडर्ड मान पर, तो नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर में हम जो टेम्परेचर लेते हैं उसको लेते हैं हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर लेते हैं वो 1 atm लेते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यदि टेम्परेचर इतना रखा जाए और प्रेशर इतना रखा जाए तो गैस का आयतन हो जाता है कांस्टेंट। तो गैस का आयतन यहाँ पे हो जाता है, अगर इतना रखते हैं दोनों को, तो गैस का हमारा जो आयतन निकल के आता है वो 22.4 लीटर हो जाते हैं। यदि अब हमारे पास क्या हो गया, 22.4 लीटर, सभी का आयतन 22.4 लीटर, 22.4 लीटर सबका आ गया है, 22.4 लीटर सबका, 22.4 लीटर सबका सीन। अब इसमें मान के चलो आप कोई भी गैस लो, जैसे कि मैं लेता हूं नाइट्रोजन, इसमें लेता हूं मैं ऑक्सीजन, और इसमें ले लेता हूं मैं मान के चलो
हाइड्रोजन 22.4 लीटर है। सभी का अगर आयतन फिक्स है तो उसमें कणों की संख्या, कितने गैसीय कणों की संख्या, तो उसमें भी फिक्स होगा। अगर आयतन सेम है तो उसमें कणों की संख्या भी फिक्स होगा। तो इस प्रकार हम लोग मोल को गैस के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आयतन को फिक्स करना पड़ेगा और आयतन के टेम्परेचर और प्रेशर को इतना रखोगे तो हमारा जो आयतन निकल के आता है वो 22.4 लीटर निकल के आता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग 22.4 लीटर लिए हैं। और जो कणों की संख्या है वो गैस के आयतन पर डिपेंड कर रहा है कि कितना स्थान घेर रही है। तो इसलिए हम लोग आयतन, कणों की संख्या आयतन पर डिपेंड कर रही है। और यहाँ पर जो एन है वो किसके ऊपर, नंबर ऑफ पार्टिकल, कणों की संख्या के ऊपर मोल। और यहाँ पे जो मोल है वो ये क्या है, डब्ल्यू। डब्ल्यू जो बताता है इन ग्राम वेट। और ये जो हमारा एम है वो बताता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट किसी भी एटम का या फिर मॉलिक्यूल का, या बताता है ये हमें मॉलिक्यूलर मास के बारे में, मोलर मास के बारे में बताता है। ये हमें बताता है मोलर मास और मॉलिक्यूलर वेट। तो इस तरह हमारे पास मोल के लिए ये 3 फॉर्मूले हो गए और इन्हीं 3 फॉर्मूले के ऊपर हमें बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं और इन्हीं 3 फॉर्मूले के ऊपर ही पूरा मोल का कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमें ये फॉर्मूले का यूज करेंगे और इसे हमें आसानी से समझ सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि 40 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको मोलों की संख्या ज्ञात करने हैं। आपके पास 40 ग्राम NaOH है जिसमें कितने मोल के कण है, मतलब किसमें उसमें कितने कण है मोल के, तो वो ज्ञात करना है हमें। तो कितना मोल है इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले दिया है हमारे पास, दिया क्या है, सबसे पहले पदार्थ दिया है। पदार्थ दिया है NaOH। NaOH एक पदार्थ है, एक यौगिक है जिसमें कितना है, उसका वेट दिया है 40 ग्राम। तो W इज इक्वल टू 40 ग्राम दिया है। सेम ईयर। अब उसमें ज्ञात करना है हमें, तो ज्ञात करना है हमें, तो ज्ञात करना है हमें मोलों की संख्या को ज्ञात करना है। तो मोल ज्ञात करना है, तो मोल ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन मोल को ही ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला देखते हैं इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला फिट बैठता है। तो हमारे पास W दिया है और मोल की संख्या ज्ञात करना है। तो हमारा पहला फॉर्मूला देखते हैं। तो पहला फॉर्मूला इसमें फिट बैठ रहा है, N इक्वल टू होता है W/M। तो यहाँ पे हमें W के साथ M भी चाहिए क्योंकि N तो कैलकुलेट करना है। तो M कैसे निकालते हैं, तो M निकालने के लिए मैंने लेक्चर नंबर 1 में मॉलिक्यूलर वेट बता दिया है। आप चाहो तो उसे जाकर देख सकते हैं या यहीं पे आके शॉर्टकट देख सकते हैं। तो कैसे देखते हैं, M ऑफ किसका निकालना है, पदार्थ का निकालना है। तो M ऑफ NaOH का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। तो सोडियम का हम जानते हैं 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1। तीसरा हमारे पास आ गया है टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा इसका, 40 एटॉमिक मास यूनिट, इतना आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला पुट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है N इक्वल टू W/M। N हमें कैलकुलेट करना है। तो N इक्वल टू W की वैल्यू कितनी है 40 अपॉन M की वैल्यू कितनी है 40। तो 40 अपॉन 40 1, इसका हमारे पास 1 हो गया। वैसे मोल की कोई, मोल खुद में अपने आप में एक मात्रक है तो इसका कोई ये यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अगर आप लिखना चाहो तो 1 मोल लिख सकते हैं आप, 1 मोल। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है, यदि आप यूनिट के रूप में लिख रहे हो तो MOL लिखोगे, और अगर आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे जब डिफाइन कर रहे हैं तो MOLE लिखते हैं मोल को। सेकंड एग्जांपल लिखते हैं इसी का। तो 2 मोल CH4 में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब 2 मोल NH4 में CH4 में अणुओं की संख्या ज्ञात करें। तो अणुओं की संख्या ज्ञात करें, तो अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आएगा, ये तो W तो दिया नहीं है। N इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, हाँ ये दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल ये नहीं दिया है, इसी को ज्ञात करना है। और यहाँ पे हमें N की वैल्यू दे दी है जिसमें अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो कितने अणु की संख्या होगी, तो नंबर ऑफ पार्टिकल। तो जैसे ही पार्टिकल वर्ड आता है मतलब कण, पार्टिकल मीन्स कण, तो कण आते ही आपके मन में 3 चीज आनी चाहिए, अणु, आयन, परमाणु। यदि आपको अणु की संख्या पूछे तो आपको यहाँ पे लिखना है अणुओं की संख्या। यदि आपको आयन की संख्या पूछे तो आपको लिखना है आयनों की संख्या। यदि परमाणु की संख्या पूछे तो आपको यही नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह परमाणुओं की संख्या लिख देना है। तो ये जो कण पार्टिकल वर्ड है इन तीनों के लिए फिट बैठ जाएगा इसी में। तो इस फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखते हैं गिवन दैट क्या दिया हमारे पास, दिया क्या है, क्या दिया हमारे पास कि मोल दिया है। तो N इक्वल टू 2 मोल दिया है। अच्छा, पदार्थ लिखेंगे, पदार्थ इक्वल टू दिया हमें CH4 मीथेन दिया है। हाँ,
क्या कैलकुलेट करना है उसमें, ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करना है हमें CH4 के अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या हमें ज्ञात करना है, अणुओं की संख्या कैलकुलेट करना है। तो अणुओं की संख्या, तो नंबर ऑफ पार्टिकल, तो यही हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग सेकंड फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला N इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, इसमें लिखेंगे हम लोग अणुओं की संख्या अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो हमारे पास n, तो यहाँ पे n दिया हमारे पास 2, और अणुओं की संख्या कैलकुलेट करने है, अणुओं की संख्या अपॉन 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ पे हम लोग अणुओं की संख्या डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि अणुओं की संख्या इज इक्वल टू हमारे पास अणुओं की संख्या आ जाएगी 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो जब इसको इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 640.12 इतना है इंटू 10 की पावर 23। इतने अणुएं होंगे CH4 के। तो ये हमारा आंसर आ गया। इतने अणु होंगे, इतने अणुओं की संख्या होगी हमारे CH4 की, यदि उसको अगर आप 2 मोल लेते हैं। तो इसी टाइप से हम लोग तीसरे फॉर्मूले के लिए भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 मोल अमोनिया मीन्स NH3, 3 मोल अमोनिया NH3 गैस का NTP पर आयतन ज्ञात कीजिए, NTP पर आयतन ज्ञात कीजिए। ये देखते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है। तो हमें आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन वाला फॉर्मूला मतलब थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसके लिए सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास दिया क्या है, फिर वही मेथड दिया है। हमारे पास दिया क्या है, n इक्वल टू 3 मोल दिया है, 3 मोल दिया है, और हमें ज्ञात करना है कि गैस का आयतन ज्ञात करना है। V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क वॉल्यूम ऑफ गैस NH3 का। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है N इक्वल टू V अपॉन 20.4 लीटर में आता है, लीटर में थी। तो हम निकालते हैं, V जो है वो लीटर में है, यहाँ पास लीटर में थी। तो हम फॉर्मूले पुट कर दे 3 इज इक्वल टू V अपॉन 22.4। तो V हमारे पास फाइनली आ जाएगा 3 इंटू 22.4। तो हमारे पास आंसर आ गया 6। तो हमारे पास आ जाएगा V की वैल्यू जो आएगी वो इतनी लीटर आ जाएगी। ये हमारा आंसर होगा। तो देख लिया हम लोग, इसी फॉर्मूले के ऊपर हमें बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं। आने वाले वीडियोस में मैं इसके ऊपर जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं वो क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे कि नीट में आया हुआ क्वेश्चन, वो प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उसके ऊपर हम क्वेश्चन देखेंगे इन्हीं 3 फॉर्मूले का यूज करके। और इसके अलावा मैंने जितने कराए हैं उसके अलावा भी आपके बुक्स में जो भी क्वेश्चन होंगे उसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।